हमने अगर कोई बात हमारे ऋषियों ने की तो वो शाश्वत सत्य की बात की, इटर्नल वैल्यूज की बात की। कर्म कांडों को तो उन्होंने आलंबन के रूप में रख लिया कि लोग आम लोग उससे जुड़ जाएंगे। लेकिन वहां पर क्या है कि धारणा ही फिक्स है। अगर वैदिक धर्म पंथ होता तो क्या संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषद, और चारों में एक जो उद्भवकारी प्रवृत्ति दिखती है, इवोल्यूशन दिखता है, फिलोसॉफिकल इवोल्यूशन है। ऐसा नहीं कि जो संहिता भाग में जो लिखा है मूल तत्व है, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े युगानुरूप दार्शनिक परिवर्तन भी इवॉल्व हुए हैं। क्या संभावना है कुरान में इवॉल्व होने की? क्या संभावना है बाइबल में होने की? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां फिक्स्ड कंजर्वेटिज्म है, और वो हमें कहते हैं कंजर्वेटिव हैं, और हम उसको मान भी लेते हैं कि हम तो संकीर्ण हैं। हम बता ही नहीं पाते कि हमारे दर्शन में कितना फ्लो है। कुंभ का मेला आने वाला है, सबको मालूम है। आप एक बता दीजिए मुझे कि कुंभ की तरह कॉन्सेप्ट किसी भी धर्म में हो। कुंभ क्या है? कथानकों में पौराणिक आप यही पढ़ते हैं कि समुद्र मंथन हुआ, देवदानव हुए, कलश लेकर के चले, छलक गया दानों ने, और जहां जहां 4 जगह छलका वहां वहां कुंभ बनाया जाता है। यही है ना प्रतीकों में, पौराणिक कथाओं में। कभी इसके गूढ़ तत्वों पर जाइएगा, वह अमृत तत्व वही है जो हमारे ऋषियों ने ज्ञान के अमृत को कहा है। और वो कैसे प्राप्त होगा? जब मंथन होगा, जब वैचारिक विमर्श होगा। इसीलिए कुंभ की जो प्रारंभिक मान्यता है, मैंने बहुत डिटेल रिसर्च किया इसकी, तो मुझे मिला कि कुंभ का प्रारंभ ही इसमें हुआ था कि आओ विभिन्न विचारों के लोग, विभिन्न मान्यताओं के लोग आओ, एक साथ बैठो और विचार करो कि इसमें सर्वमान्य सामूहिक प्रज्ञा क्या हो सकती है, और उसके अनुरूप हमारी संस्कृति को प्रवाहित करो, प्रवाहमान करो। ये कुंभ की मान्यता थी। इसीलिए संगम पर ही होता है कुंभ अधिकांशतः। हरिद्वार किसका संगम है? कोई पूछ सकता है? हरिद्वार है हिमालय और मैदानी क्षेत्रों का संगम, जहां हिमालय सीधे इसके बाद ये प्रवेश द्वार है, और बाकी संगम स्थलों पर होता है। इसका मतलब है कि वैचारिक संगम, वैचारिक मंथन, ये कुंभ की अवधारणा रही हमारी। इसलिए वहां पर अभी भी शास्त्रार्थ होते हैं, अभी भी प्रवचन होते हैं, अभी भी तमाम जो लोग हैं अखाड़े जाते हैं। भले स्वरूप बदल गया, लेकिन मूल स्वरूप हमारी कुंभ का अमृत कलश का ही था। और अमृत कलश क्या है? विचार, ज्ञान। तो हमारी संस्कृति कोई पंथ नहीं है, हमारा कोई रिलीजन उनके सेंस में नहीं है। धर्म धारण करने लायक मूल्य हैं एक आदर्श व्यक्तित्व के लिए, जो प्रकृति को साथ लेकर के चले, प्रकृति को दासी मान करके नहीं। तो ये अब आपको मैं बहुत विस्तार से जाऊंगा, तो मुझे लगता है पूज्य स्वामी जी भी आने वाले हैं। तो इसलिए 15 मिनट में आपको हम कानूनी स्थिति बता देते हैं। बाकी तो मुझे लग रहा है कि जो स्वामी जी यहाँ प्रवेश करेंगे तो आपसे बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड पर भी जरूर बात करेंगे, मैं जानता हूँ। क्योंकि आजकल भी वो शिविर में भी भारतीय शिक्षा की बात हमेशा करते हैं, शिक्षा चिकित्सा भारतीय हो, तो वो भी आपसे बात करेंगे। इसलिए मैं उस संस्कृति के इस प्रवाह को कभी और चर्चा करूंगा, या भारत की ज्ञान परंपरा की जो विशालता है, अगर मैं उस पर विस्तार से बोलने लगूं तो शायद सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बज जाएगा। तो इसलिए मैं उसको विस्तार नहीं देना चाहता, बट एक मूल तत्व ये जरूर दे दिया कि हमारी संस्कृति में वैश्विक संस्कृति बनने का वास्तव में सामर्थ्य है। लेकिन माफ करना माताओं बहनों, ताली बजाने से नहीं, उसको अपने आचरण में पहले 140-50 करोड़ भारतीयों को पहले भारतीय होना पड़ेगा। अगर हम मानसिकता में अर्ध विदेशी बने रहे, आयातित विचारों के उपभोक्ता बने रहे, तो वैश्विक गुरु बनाने ही सिर्फ नारा रह जाएगा और भारत माता की जय कहना सिर्फ एक प्रवंचना हो जाएगी।
भारत माता की जय कहने का अधिकार उसी को है जो पहले स्वयं के अभ्यंतर को भारतीय करे, अपने विचारों को पहले भारतीय करे, अपने जीवन को भारतीय मूल्यों से जोड़े, अपने जीवन को भारतीय संस्कारों से जोड़े, अपने भारत की ज्ञान परंपरा में गौरव रखे, गर्व अनुभव करे, और उनके बीच से जो निधि है, जो मूल्यबोध है, बाहर के सभी अच्छी चीजों को सम्मिलित करते हुए, आनो भद्रा करतो यंतु विश्वता, जो भी अच्छी बातें हैं उसका समावेश करते हुए, लेकिन खिड़कियों से ही सिर्फ, गवाक्षों से ही सिर्फ, आंधियों को आमंत्रित देकर के अपने आशियाने को उखाड़ने की जो प्रवृत्ति है, उससे हम वैश्विक गुरु नहीं बन सकते। आज आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है पाश्चात्य संस्कृति और उत्पादों की, और उस सुनामी में बहते चले जा रहे हैं। उस सुनामी से अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे जब पहले हम अपने को इतना समर्थ व्यक्तित्व करें कि बच्चा ऑब्जर्वेशन से ज्यादा सीखता है, प्रवचन और भाषण से नहीं, और डांट फटकार से तो बिल्कुल नहीं समझता, उल्टा समझता है। अगर अभी इस उम्र में भी हम आपको किसी बात पर डांट दें ना, तो संकोच सम्मान में आप जी आचार्य जी कह देंगी, लेकिन अंदर से आपका जो की प्रतिक्रिया है वह ऋणात्मक ही होगी, उसमें सकारात्मक ऊर्जा का आप्लावन नहीं होगा, विसिंचन नहीं होगा, जब तक कि अपदीपो भव, महात्मा बुद्ध ने जो कहा कि आपको ये प्रेरणा न दे। पूज्य स्वामी जी प्राय कहते हैं कि खुद दीपक बनो, बुद्ध को अक्सर कोट भी करते हैं, अपदीपो भव, कि हमारे अंदर जो दीपक जलाना होगा, और कौन सा दीपक जलाना होगा, वो दिवाली वाला चाइना का वो झालर नहीं, चाइना वाले का लक्ष्मी गणेश से पूजा करके हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं चाइना की और कहते हैं स्ट्रीट में गलियों में खड़े होकर भारत माता की जय, और उधर झालर लगी है चाइना की, लक्ष्मी गणेश की पूजा हो रही है चाइना की, और पटाखे छोड़ रहे हैं चाइना की, और हो रही भारत माता की जय। तो जय होगा कि क्षय होगा? फिर क्षय होगा ना, कि हम अपने दुश्मन को पोषित कर रहे हैं और कह रहे हैं भारत माता की जय। हम तो कह रहे हैं मत बोलो भारत माता की जय, लेकिन स्वदेशी दिए तो रखो, स्वदेशी सामग्री का प्रयोग तो करो। इससे ही दिवाली हो गई आपकी, क्योंकि जब भारत की आर्थिक समृद्धि की दिवाली होगी तो दिवाली का प्रकाश भारतीयों को 150 करोड़ को लाभ देगा। ये झालर तो 150 के अंदर के प्रकाश को भी नष्ट कर दे रहा है। लेकिन आप देखिए गांव गांव, घर घर, अब तो गांव में भी चला गया झालरें, वही चाइना की। अब आइए खैर कानूनी स्थिति बता दें, एक शंका बहुत लोगों को होगी। भारतीय शिक्षा बोर्ड पूर्णतः वैधानिक है, ये नोट करने की बात है कि आप अगर देखेंगे, एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे मान लो किसी को आप प्रेरित करते हो और पूछता है कि वैधानिक बोर्ड है क्या, तो आप भारत सरकार का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसकी वेबसाइट खोलिएगा, आप देखिएगा कि उसमें डालिए कि लिस्ट ऑफ नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ठीक आएगा आपको लिंक से, खोलेंगे लिंक को तो उसमें आपको दिखेगा, नहीं अपने आप ऑटोमेटिक आएगा, उसको वेबसाइट खोलिए, उसमें डालिएगा कि लिस्ट ऑफ नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड, अपने आप वो खुलेगा। उन्होंने ऑटो सिस्टम दिया हुआ है उसको। इसके बाद उसमें आप देखेंगे तो सीबीएसई एनआईओएस के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड का नाम भारत सरकार की वेबसाइट पर भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड के रूप में पूर्ण वैधानिकता के साथ आपको परिलक्षित होगा। तो ये तो सबसे बड़ा प्रमाण है, कोई भी देख ले अपना, कोई हम नहीं कागज दिखा रहे हैं, भारत सरकार दिखा रहे हैं उनको। दूसरा, एक 3 अगस्त 2022 का एक आदेश है जो भारत सरकार द्वारा ही एक अधिसूचित संस्था है भारत सरकार की, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, एसोसिएशन ऑफ
इंडियन यूनिवर्सिटीज, AIU, कैपिटल AIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालेंगे तो आपको उनकी भी वेबसाइट मिल जाएगी। क्योंकि .org.in तो आजकल कॉमन है, तो आप फर्स्ट नेम डालिए तो अपने आप वो ऑप्शन दे देता है। उस AIU की वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत के सभी नेशनल बोर्ड और राज्य सरकारों के बोर्ड सभी के समकक्ष घोषित है। और अगर हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट भी खोलिएगा तो उसमें भी उनका आदेश की प्रति भी उस पर अपलोडेड है, पूरा आदेश ही अपलोडेड है, जिसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने अधिकृत किया है कि सारे बोर्ड के समकक्ष है। ये भी लिखा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के नौकरियों के लिए भी सक्षम होगा सर्टिफिकेट, हायर एजुकेशन के एडमिशन के लिए होगा, टेक्निकल एजुकेशन के एडमिशन के लिए होगा, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में ट्रांसफर बच्चे को होगा तो उसके लिए भी होगा, विदेश के विश्वविद्यालयों के लिए उपयुक्त होगा। एवरीथिंग यू विल फाइंड इन द लेटर। और एकमुश्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही ये हमें इक्विवेलेंस दे दिया है, इसलिए लीगैलिटी का कोई भी ऐसा प्रश्न भी नहीं है। फिर भी राज्यों से भी हमने सर्कुलर जारी कराया है। किस किस स्टेट के हैं दीदी लोग? एक तो दिल्ली की दिख रही है, एक हरियाणा की दिख रही है, हाँ बहन जी, एक उत्तराखंड की दिख रही है। लीडर लोग को पहचानता हूं मैं। अच्छा, आप भी राजस्थान भी बैठी हैं? अच्छा, कई लोग हैं। अच्छा, तो आप लोगों से बस मैं एक अनुरोध ये करूंगा कि देखिए, इसमें जो सर्कुलर हमने जारी करा लिया है, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चूंकि NCR भी होगा दिल्ली के साथ, उत्तराखंड, ये तो राज्य सरकार भी उस चिट्ठी पर सर्कुलर जारी कर दी है। पंजाब ने भी कर दिया, लेकिन पंजाब के लोग यहाँ नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात हो गई है, उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं है, जो भी एक विद्यालय एफिलिएशन लेना चाहेगा हम अप्लाई करें, हम उसको दे देंगे NOC। तो जम्मू कश्मीर में भी हम एक मीटिंग करने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से कौन लोग हैं? तो बहुत जल्दी मैं वहाँ आने वाला हूँ कि वहाँ पर एक विद्यालयों के साथ एक बैठक हम प्लान कर रहे हैं। वहाँ श्रीनगर के जो पेरेंट एसोसिएशन है और स्कूल एसोसिएशन है, दोनों लोगों से मेरी बात हो गई है, तो मैं जल्दी ही प्लान बना रहा हूँ, एक गोष्ठी वहाँ रखना है मुझे। SC वर्मा साहब जो फिजिक्स वाले हैं, वो हम साथ ही आएंगे दोनों लोग वहाँ पर। तो आप लोगों में से मैं दीदी से नंबर ले लूँगा। कल वाली मीटिंग में कोई है? अच्छा, आप हैं, ठीक है, कल आपसे डिटेल बात कर लेंगे। और हिमाचल प्रदेश में भी 10-5 दिन में भी सर्कुलर जारी होने वाला है। आश्चर्य की बात है दीदी, थोड़ा सा हंसी मजाक की बात है कि लोग कभी कभी आरोप लगाते हैं बोर्ड पर कि तो बीजेपी का बोर्ड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मोदी जी चले जाएं तो बोर्ड का क्या होगा? ठीक है, उनको ये नहीं मालूम है कि ये मोदी जी का बोर्ड नहीं, भारत सरकार का बोर्ड है। प्रधानमंत्री पद नहीं जाता, व्यक्ति आते जाते हैं, और भारत सरकार नहीं समाप्त होता है, सरकारें, पार्टियां आती जाती हैं। तो इसलिए अगर कोई सरकार के स्तर पर कोई प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई निर्णय होता है तो कोई भी आए नहीं पलटता। बल्कि आश्चर्य की बात ये बताऊं मैं कि राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार थी गहलोत साहब की, तो लोगों को बहुत आशंका थी कि गहलोत साहब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं उनके सेक्रेटरी से बात किया, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात किया, स्वामी जी से ने कहा कि आप मिल लो ना एक बार जाके, तो मैं जाके बात किया, तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी राजस्थान वाली, स्वामी जी के प्रति उनकी आस्था है, मुख्यमंत्री की जो उस समय थे, उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर किया। बल्कि जिस दिन नोटिफिकेशन होने वाला था असेंबली का, जिस दिन आचार संहिता लगने वाली, तो उसके ठीक 1 दिन पहले करा के उन्होंने अपने सेक्रेटरी से हमको व्हाट्सएप भेजा। इसी तरह से जो हिमाचल के बारे में बता रहा हूं, हिमाचल में बीजेपी सरकार थी, रोज क्वेरी पर क्वेरी, क्वेरी पर क्वेरी आ रही थी।
और जब से ये सरकार आई है तो फास्ट ट्रैक पर हमारा काम चल रहा है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये आज की तारीख में कोई भी संत, कोई भी नेता, कोई भी दार्शनिक, कोई भी किसी भी क्षेत्र का बिजनेस लीडर भारतीय संस्कृति के बढ़ते हुए प्रवाह को अवरोध बनने का साहस ही नहीं करेगा। क्योंकि जब जनता अंगड़ाई लेती है ना किसी दिशा में, तो सारी सत्ताओं का आधार तो जनता होती है। इसलिए अगर लोगों ने भांप लिया कि जनता तो ये प्रोडक्ट चाहती है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी की फैक्ट्री फिर वही साबुन तेल बनाएगी जो जनता जो यूज करेगी। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां कोई हो, आप बिल्कुल कहिए कि परेशान मत होइए। ये कोई, इसमें हम किसी का कम्युनलिज्म नहीं पढ़ा रहे हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड में। बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि क्या सिर्फ संस्कृत रहेगा, क्या सिर्फ क्या श्लोक रहेंगे, क्या सिर्फ वैदिक पंथ की बात होगी, क्या गणित की बात होगी कि नहीं, विज्ञान की बात होगी कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी कि नहीं। इस तरह की तमाम आशंकाएं। कोई कह देगा कि स्वामी जी तो आर्य समाज के हैं, कहीं आर्य समाज तो नहीं होगा। उनको भ्रम है कि उन्हें पता ही नहीं है कि स्वामी जी अब किसी एक पंथ सेक्ट के नहीं रह गए हैं। स्वामी जी भारत की समस्त ज्ञान परंपराओं के समग्र विग्रह के रूप में अपने आप को विकसित कर लिए, उनकी प्रज्ञा। और मैं तो देखिए उनकी अनुपस्थिति में कह रहा हूं, दीदी को साक्षी करके, कि मैं तो देखो भाई ठेठ बहुत तार्किक व्यक्ति हूं। स्वामी जी बार बार कहते हैं कि सिंह साहब महातार्किक है, कभी कभी अगर आपने शायद संबोधनों में सुना हुई होगा। और मैं हूं भी महातार्किक, क्योंकि मैं फिजिक्स का व्यक्ति हूं, विज्ञान का व्यक्ति हूं। मैं किसी बात को, कोई हमारी परंपरा होती है तो तुरंत मुझे जिज्ञासा होती है कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार है कि नहीं, इसका कोई तार्किक आधार है कि नहीं, इसका कोई प्रामाणिक है कि नहीं, इसका जीवन से क्या जुड़ाव है। मेरा तुरंत मंथन शुरू होता है, लेकिन नकार भाव से नहीं, स्वीकार भाव से। जब आप स्वीकारते हो, शोध करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं कारण संतुष्टि मिल जाती है, कोई ना कोई आयाम मिल जाता है, फिर उस पर सोचने का आयाम मिल जाता है। जब पहले ही नकार दिया आपने, नेसिबो इफेक्ट कर लिया, तो कुछ नहीं होगा। तो मैं स्वामी जी से भी प्रारंभ में बहुत ही तर्क करता रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि स्वामी जी तो आर्य समाज के हैं। लेकिन 28-30 वर्षों से स्वामी जी से निरंतर वार्ताएं होती रही। इधर 4 वर्षों से बहुत ही ज्यादा अधिक तार्किक वार्ताएं हुई, कभी कभी 2-2 घंटे, 2.5 घंटे अकेले में वार्ताएं हुई। तो मैं उन सारे मेरे तर्कों के जो विश्लेषण के आधार पर मैं ये पाया हूं कि अगर 21वीं सदी में भारत की समस्त ज्ञान परंपरा को सिंथेसिस करके, संश्लेषण के रूप में, और भारत को उसके बीच से संगम, जैसे गंगा यमुना मिल करके आगे बढ़ती है तब भी गंगा कहलाती है ना, उस तरह से सारी शाखाओं को भारतीय संस्कृति के अगर उसका बोध रखते हुए और सनातन के बीज से एक वटवृक्ष के रूप में भारत बोध को आगे बढ़ाने का सामर्थ्य वर्तमान में किसी के पास है, तो पूज्य स्वामी रामदेव के। ये हमने अपने तर्क के आधार पर माना। हमारे मित्र भी सब जानते हैं। जैसे हमारे सारे मित्र पहले कहा करते थे कि आप तो इतने तार्किक व्यक्ति हो, आप भारतीय शिक्षा बोर्ड में सहज हो। मैंने कहा मैं तार्किक हूं इसलिए सहज हूं, क्योंकि मैंने देख लिया कि विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्यों में ही है। और भारतीय संस्कृति के मूल्यों के ध्वजवाहक 21वीं सदी में वर्तमान में स्वामी जी के अलावा मुझे कोई नहीं दिख रहा है। कोई भविष्य में आए तो स्वागत है, अभिनंदन है, लेकिन अभी मुझे कोई नहीं दिख रहा है। मैंने बहुत सारे संतों से, मैं तो यहाँ हरिद्वार में रहा हूँ, सारे पूज्य संतों का सम्मान करता हूँ। यहाँ मैं 2 वर्ष सेवा किया हूँ प्रशासनिक रूप से, और सभी लोगों से मैं परिचित हूँ, सभी लोगों से मेरे अच्छे संबंध हैं। और वाराणसी में पैदा हुआ, प्रयागराज में पढ़ा, तो
आप समझ सकते हैं कि संतों से संपर्क का अवसर मिलता रहा, भी प्रशासनिक रूप में और मिलता है। उन सारे आधारों के बाद मैं कह रहा हूं, सब समझने के बाद, कि कोई एक शाखा की ओर है तो कोई दूसरी शाखा की ओर है, कोई तीसरी शाखा की ओर है, लेकिन सभी शाखाओं में संश्लेषण करने का सामर्थ्य तो स्वामी जी में, और वही भारतीय शिक्षा को दिशा दे सकते हैं। और स्वामी जी ने मुझसे कहा भी कि देखो, आपको मैंने रखा इसलिए कि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप बहुत तार्किक हैं, आपको प्रशासनिक अनुभव है, तो मैं जानता हूं आप कोई भी अंधविश्वासी चीज या तर्क पर खरा न उतरने वाली कोई चीज पुस्तक में नहीं आने देंगे, इसलिए ही मैंने आपको रखा है। वरना किसी ऐसे व्यक्ति को भी रख सकते थे जो भारत की संस्कृति वेदों का कंठस्थ हो, लेकिन पता चला वो पुस्तकों में क्या रखेगा हमारे, उस पर मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे लगता था ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए जो बच्चों को विश्वास योग्य, तथ्य आधारित, प्रमाण आधारित भारतीय ज्ञान परंपरा को समग्रता में दे सके, जो आदिवासियों के दर्शन में, दक्षिण भारत की जीवन पद्धति में, नॉर्थ ईस्ट की पद्धति में, कश्मीर की पद्धति में, और गंगा यमुना के मैदानी संस्कृति में, और हिमालय की संस्कृति, सब संस्कृतियों में एक तार्किक समानता, एकत्व तलाशता हुआ भारत की संस्कृति का ध्वज आगे बढ़ाने के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करा सके, ये दृष्टि चाहिए। तो ये स्वामी जी की दृष्टि है। इसलिए आप लोगों को आश्वस्त करिए कि इसमें आपको पूर्ण विज्ञान मिलेगा, इसमें आपको सारी टेक्नोलॉजी मिलेगी, बल्कि जो सीबीएसई किताबें हैं, स्टेट बोर्ड की किताबें हैं, प्राइवेट किताबें हैं, उनसे अधिक विज्ञान मिलेगा। आप जो लोग साइंस पढ़े होंगे वो प्रोफेसर एस.सी. वर्मा का नाम जानते होंगे, पद्मश्री हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वाले। वही हमारी पुस्तकों के कमेटी के अध्यक्ष हैं, और हमारी पुस्तकों में साइंस कमेटी की जो पुस्तक है उसके अध्यक्ष हैं, और साइंस कमेटी में हमारे आईआईटी के 5 पद्मश्री लोग सदस्य हैं हमारी कमेटी में, जो साइंस की किताबें बना रहे हैं। इसलिए मैथमेटिक्स की जो किताब बना रहे हैं उसमें भी न्यूयॉर्क मैथमेटिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी और भारत के मैथमेटिकल एसोसिएशन के जितने पदाधिकारी हैं जो पूरी नई दृष्टि रखते हैं, उनको मैंने अपने पैनल में रखा हुआ है। ऐसे नहीं किसी को उठाया और बना दो किताब और छपवा दो। इसलिए आप जब किताबें भी देखोगे तो आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा। हालांकि अभी मुझे और इसमें परफेक्शन करना है, क्योंकि अभी यात्रा का भी पहला पड़ाव है। अभी इसको हमें और मांझना है। आने वाले समय में फीडबैक जैसे जैसे मिलता जाएगा विद्वानों से, अभिभावकों से, शिक्षकों से, तो हम परिमार्जन भी करते रहेंगे। यही मेरा आग्रह है कि आप लोग पहला प्रयास करिए कि जो प्राइवेट पब्लिशर की किताब, जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, प्रयोग के तौर पर पहले वो हमारी किताब को शुरुआत करें, थोड़ी जुड़ें। एक बार जब जुड़ेंगे तो मैं पूरा विश्वास है कि अभिभावक खुद विद्यालयों से कहेगा अब इसी बोर्ड से जोड़ो, मुझे एप्लीकेशन भी इसी से कराओ। लेकिन शुरुआत करानी पड़ेगी नर्सरी से 8वीं तक की पुस्तकों को विद्यालयों में। उसमें कोई कानूनी पछड़ा नहीं है, जो खुद वित्तीय पोषण से अपने विद्यालय चलाते हैं।